सभी किसान भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। किसान भाई बहनों, बदलता मौसम जहां बहुत सी सावधानियों को लेकर आता है, वहीं सौगात भी लेकर आता है। और हम चाहते हैं कि आपका खेती किसानी का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे, इसीलिए लेकर आते हैं कृषि से जुड़ी हुई नई नई जानकारियां। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। लैब टेक्नोलॉजी से बढ़ेगी किसानों की आमदनी। कृषि प्रसंस्करण से SEZ को मिलेगा बढ़ावा। GM फसलों के खेत परीक्षण पर निर्णय नहीं और सरकार कर सकती है प्याज का आयात। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपा। अब खबरें विस्तार से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आमदनी बढ़ाने का मंत्र बताते हुए कहा है कि प्रयोगशालाओं में विकसित हो रही प्रौद्योगिकियों को खेत तक पहुंचाने से किसान की आमदनी में इजाफा होगा। कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में हो रहे कार्यों को किसानों तक पहुंचाने और उनका कृषि में अधिक से अधिक उपयोग करने से कृषि क्षेत्र में तेज विकास की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 86वें स्थापना दिवस पर अपने अभिभाषण में लैब टू लैंड का नारा बुलंद करते हुए कहा कि किसान अपनी आमदनी बढ़ाने के साथ देश और दुनिया को खाद्यान्न उपलब्ध कराने में सफल होने चाहिए और इसके लिए वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग कर कम भूमि में और कम समय में कृषि उत्पादन बढ़ाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित और श्वेत क्रांति की तर्ज पर मछली पालन के क्षेत्र में नीली क्रांति की आवश्यकता पर जोर दिया। ब्लू रिवॉल्यूशन, भारत के तिरंगे के झंडे में हम ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, व्हाइट रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, लेकिन जो ब्लू कलर का अशोक चक्र है उस रिवॉल्यूशन को भी देखने की आवश्यकता है। और वो ब्लू रिवॉल्यूशन है हमारी सामुद्रिक संपत्ति, फिशरीज, उसके क्षेत्र में डेवलपमेंट। बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट पड़ा हुआ है, हमारे फिशरमैन की जिंदगी बदले। उसी प्रकार से कई बातें हो रही है। ऑर्नामेंटल फिश एक बहुत बड़ा क्षेत्र खुल गया है, अब मोती का खेती हो रहा है, बहुत बड़ा काम हो रहा है। उसी प्रकार से हमारे कोस्टल, हमारी साइंटिफिक फैकल्टी और हमारे मछुआरे और हमारे समुद्र तट पर रहने वाले नागरिक सीवीड की खेती साइंटिफिक ढंग से कैसे हो। सीवीड आने वाला इन दिनों फार्मास्यूटिकल वर्ल्ड के लिए सबसे बड़ा रॉ मटेरियल इनपुट है, ग्लोबल मार्केट है सीवीड का। लेकिन हमारे समुद्र तट पर सीवीड की खेती का भी हम उतना साहस नहीं कर पा रहे। और सीवीड में भी इतनी वैरायटीज है, इतना पोटेंशियल है उसके अंदर। सीवीड अगर मानो मनुष्य के लिए उपयोग आए ना आए, खाली उसका ऐसे ही घर में क्रश करके उसका रस बना करके खेत में छांट दिया जाए तो खेती के लिए वो बहुत बड़ा दवाई और फर्टिलाइजर दोनों का काम कर देता है। नरेंद्र मोदी ने कृषि वैज्ञानिकों से कहा कि वे ऐसे कार्य करें कि 86 वर्ष में जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं, उनसे अधिक वे अगले 14 वर्ष में प्राप्त कर सके। सरकार द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्रों में कृषि प्रसंस्करण उद्योग को मंजूरी देने से इन क्षेत्रों को काफी बढ़ावा मिलने की संभावना है। इसके साथ ही प्रसंस्करण उद्योग में नई प्रौद्योगिकियां लाने में भी काफी मदद मिलेगी। SEZ यानी कि विशेष आर्थिक जोन अधिनियम तथा नियमावली को अधिक सूचित किए जाने के बाद इसमें खाद्य व प्रसंस्करण के लिए 11 SEZ की स्थापना की अनुमति प्रदान की गई थी, लेकिन जिसमें से 9 SEZ को अधिसूचित कर दिया गया है। SEZ में कृषि प्रसंस्करण शामिल किए जाने से इन क्षेत्रों को काफी लाभ हो रहा है। इन इकाइयों में मुख्यतः काली मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, सफेद मिर्च, कटी सुपारी, जैविक सोयाबीन, मिर्च पाउडर, पाउडर चाय आदि उत्पादों का निर्यात किया जा रहा है और इसके लिए अत्याधुनिक प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किए गए हैं। GM फसलों के खेत परीक्षण की वैज्ञानिकों की एक समिति द्वारा सहमति देने के बाद सरकार ने स्पष्ट किया है कि अभी इस विषय में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि GM यानी कि अनुवांशिकीय रूप से परिवर्तित फसलों के खेत परीक्षणों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। उनका कहना है कि GM फसलों के परीक्षणों को लेकर अभी मंत्रालय द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा 15 GM फसलों को फील्ड ट्रायल अनुमति दे दी गई थी, लेकिन सरकार ने अभी इसे रोक दिया है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि वे विज्ञान का सम्मान करते हैं, लेकिन पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इस पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है
और फिलहाल जीएम के किसी भी खेत परीक्षण पर रोक लगी हुई है। प्याज के दाम पूरी तरह नियंत्रण में हैं और अगर सितंबर या अक्टूबर में प्याज के दाम बढ़ते भी हैं तो सरकार इन पर नियंत्रण करने के लिए निर्यात भी कर सकती है। प्याज के दामों को नियंत्रित करने की सरकार की रणनीति बेहद प्रभावी साबित हो रही है। सरकार की सख्ती के कारण कारोबारी प्याज की जमाखोरी से बच रहे हैं और इस कारण प्याज के दाम जुलाई के माह में पूरी तरह नियंत्रण में रहे। इसके अलावा प्याज के निर्यात पर रोक लगाने से भी प्याज की उपलब्धता बनी हुई है। कारोबारियों का कहना है कि सरकार की सख्ती के चलते अगस्त में भी प्याज के दामों में अधिक इजाफा होने की संभावना नहीं है। हालांकि प्याज की कमी सितंबर व अक्टूबर में होने की संभावना रहती है, लेकिन ऐसा होने पर सरकार प्याज का आयात कर सकती है, जिससे इसकी उपलब्धता में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और प्याज के दामों में इजाफा नहीं होगा। खेती किसानी लगभग पूरी तरह मौसम पर आधारित है। इस कारण मौसम की सही जानकारी काफ़ी अहम हो जाती है। मौसम की सही जानकारी होने से किसान भाइयों आप अच्छा उत्पादन लेने में कामयाब होंगे और इससे आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। इसलिए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार लक्षद्वीप, अंडमान व निकोबार, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और केरल में बारिश की संभावना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र सहित रायलसीमा के कुछ क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में भी कई इलाकों में बारिश की संभावना है। किसान भाइयों के लिए सलाह है कि मौसम को ध्यान में रखते हुए सभी खड़ी फसलों तथा वर्षाकालीन सब्जियों में खरपतवार नियंत्रण का ध्यान रखें। सोयाबीन की बुआई इस सप्ताह कर सकते हैं। सोयाबीन की उन्नत किस्में हैं पूसा 9712, पूसा 9814 तथा पूसा 16। सोयाबीन की फसल के लिए बीज दर 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाई बहनों, हम सब जानते हैं कि ICAR शिक्षा, शोध और प्रसार के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही है। हाल ही में इसने अपना 86वां स्थापना दिवस मनाया, जहां सफल किसान भाई बहनों और वैज्ञानिकों को पुरस्कार वितरित भी किए गए। प्रस्तुत है इसकी एक रिपोर्ट। देश की शीर्षस्थ कृषि संस्था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 29 जुलाई 2014 को अपना स्थापना दिवस मनाया गया। दिल्ली स्थित परिषद के परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह, कृषि राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, परिषद के महानिदेशक एवं सचिव डेयर डॉक्टर S. अय्यप्पन आदि गणमान्य भी उपस्थित थे। कृषि क्षेत्र में सफलता दर सफलता उपलब्धियों का कीर्तिमान स्थापित करने वाले निश्चित तौर पर पुरस्कार के हकदार हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ इस सभागार में हुआ, जब मुख्य अतिथि माननीय नरेंद्र मोदी पुरस्कार विजेताओं तक पुरस्कार देने के लिए पहुंचे तो सभी गदगद हो उठे। इस श्रृंखला का पहला पुरस्कार सरदार पटेल उत्कृष्ट संस्थान पुरस्कार था। अगली कड़ी में बाबू जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार था।
एनजी रंगा विविधतापूर्ण सोच प्रयोग पुरस्कार, पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्टता लिए हुए चौधरी चरण सिंह पत्रकारिता उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया। आज हम आप सब लोगों को बताते हुए काफ़ी हर्षित हैं कि आज नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल को ICAR का सरदार पटेल आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सिटी अवार्ड मिला है और ये अवार्ड NDRI के ओवरऑल कंट्रीब्यूशन पे मिला है। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि NDRI एक देश का ही नहीं पूरे विश्व का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जिसकी एजुकेशन, रिसर्च, एक्सटेंशन पूरे विश्व में जानी जाती है। पुरस्कार वितरण का दूसरा सत्र माननीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस दौरान चौधरी देवीलाल आउटस्टैंडिंग ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट अवार्ड, रफ़ी अहमद किदवई पुरस्कार, लाल बहादुर शास्त्री युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, पंजाब राव देशमुख महिला वैज्ञानिक पुरस्कार, भारत रत्न डॉक्टर C सुब्रमण्यम शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार, बाबू जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार आदि पुरस्कार प्रदान किए गए। जो बातें आज सामने आई कि हम इस प्रकार से पूरे देश में जितना परिश्रम कर रहे हैं, जितना अनुसंधान काम कर रहे हैं, उनका सीधा लाभ देश के छोटे किसानों को कैसे मिले, प्रधानमंत्री जी ने भी इस पर विस्तार से चर्चा की है और मैंने भी अपील किया है कि जो भी हम अनुसंधान कर रहे हैं आखिर उसका लक्ष्य क्या है, कि जो गांव के रहने वाले छोटे किसान हैं उनको इसका लक्ष्य कैसे प्राप्त हो। और इस दिशा में हमारे जितने कृषि विश्वविद्यालय हैं, जितने कृषि महाविद्यालय हैं या विज्ञान केंद्र हैं, उन सबकी महती भूमिका है और उनके जो प्रतिनिधि आज यहाँ आए हुए हैं उन लोगों से भी अपील हमने की है और प्रधानमंत्री जी ने भी किया है कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसका लाभ गांव तक पहुंचाइए, इसमें सब लोग सक्रिय भूमिका निभाइए। इस समारोह का हम समझते हैं कि असली मकसद यही था। लगभग 80 अवार्डीज ICAR अवार्डीज कई कैटेगरीज में, वो बेस्ट ICAR इंस्टीट्यूशन हो या अच्छे किसान हो या जर्नलिस्ट हो, तो इसी तरह अनुसंधान और शिक्षा एवं एक्सटेंशन प्रसार, ये सभी विभागों में जो जो अच्छे काम किए देश भर, उन सभी को आज सम्मानित किया गया। इस मौके पर पुरस्कृत व्यक्तियों ने अपने विचार जहां प्रकट किए वहीं अपना उत्साह भी प्रकट किया। किसान भाइयों बहनों, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर AK सिंह, जिन्हें आज एक नहीं बल्कि दो प्रपुरस्कार मिले हैं अध्यापन और अनुसंधान के क्षेत्र में। आइए जानते हैं उनसे उनके बारे में। मैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के आनुवंशिकी विभाग में प्राध्यापक हूं तथा धान की नई किस्मों के विकास के ऊपर कार्य करता हूं। आज मुझे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा 2 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें पहला पुरस्कार है अनुसंधान के लिए। विशेष रूप से मेरा पिछले 20 वर्षों का कार्य बासमती चावल की नई किस्मों का विकास का रहा है, जिनमें कि जो कीड़े और बीमारियां लगते हैं उनके प्रति रोगरोधी क्षमता का विकास किया जाए, उनकी पैदावार ज़्यादा हो, कम पानी की आवश्यकता हो उनको। तो इस दिशा में हमने शोध कार्य किया है, जिससे एक बासमती की नई किस्म पूसा बासमती 1509 का विकास हुआ है और वो किस्म किसानों के साथ काफ़ी प्रचलित हुई है। इसके साथ ही साथ पिछले 20 वर्षों से मैं अध्यापन के कार्य से जुड़ा हूँ। करीब 11 छात्रों ने हमारे साथ PhD की है और उसके साथ साथ बहुत सारे छात्रों ने MSc की उपाधि प्राप्त की है। अध्यापन एक तरह से हमारा पैशन है, इसके प्रति मैं पूर्ण रूप से समर्पित हूँ और पढ़ाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज के इस अवसर पर मैं अपने माता पिता, अपने खुद के जो अध्यापक हमारे रहे हैं पीछे, उन सबको याद करता हूँ, क्योंकि जो उपलब्धि हमारी आज है उसमें उन सभी लोगों का और अपने परिवार के सभी सदस्यों का उनका बहुत बड़ा योगदान है। हमारे साथ हैं सरिता जी और जिनको मिला है जवाहरलाल नेहरू अवार्ड। कॉन्ग्रेचुलेशन सरिता जी। हम जानना चाहेंगे कि आपको ये अवार्ड किस लिए मिला है और आपको कैसा लग रहा है ये अवार्ड पाकर। थैंक यू। आई एम वर्किंग एज चीफ टेक्निकल ऑफिसर इन कृषि विज्ञान केंद्र CPCRI कासरगोड. This award is work on traditional red rice cultivars which is used for
promoting lactation because this is a really a award that is to be this ode to all the farmers growing red rice, that wonderful grain which is nutrient dense, which can address the nutritional problem of the community in a most concrete and feasible way. हमारे साथ है बेंगलोर से नेशनल इंस्टीट्यूट की टीम, जिसको टीम रिसर्च के लिए अवार्ड मिला है। तो आइए जानते हैं कि अवार्ड पाकर उनको कैसा लग रहा है और उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं। मेरा नाम है डॉक्टर ए के समंता। मेरा टीम मेंबर है डॉक्टर मनपाल श्रीधर, डॉक्टर अतुल पी कोल्टे, डॉक्टर सराज सेनानी एंड डॉक्टर सी एस प्रसाद। हम लोग को इस साल इसी वर्ष में ICAR इंटरडिसिप्लिनरी टीम रिसर्च अवार्ड के लिए चुना गया। हम लोग एग्रीकल्चर वेस्ट जो है, जिसको फेंक दिया जाता है, जो कूड़ेदान में मिलता है, उसको हम लोग न्यूट्रास्यूटिकल में कन्वर्सन किया। सो जो कि एनिमल हेल्थ को भी देखेगा और ह्यूमन का भी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को एंड गार्ड हेल्थ को मेंटेन करेगा। एक है वैल्यू एडिशन फ्रॉम द एग्रीकल्चरल वेस्ट। सो इस प्रिंसिपल के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। आगे हमारा काम का दिशा होगा जो ह्यूमन बीइंग में और एनिमल में एंटीबायोटिक वो जो अभी अंग्रेजी दवाई को व्यवहार करते हैं, उसका बदले में हमारा जो न्यूट्रास्यूटिकल बना है उसको दवाई के रूप में आगे प्रयोग करने के लिए कार्य जारी है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन फिजियोलॉजी में जो काम हुआ है, ये इसका जो प्रोजेक्ट का अनुदान है, ये कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का योगदान है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का योगदान है, और क्या है अभी इंस्टीट्यूट का भी, इसके अलावा इंस्टीट्यूट का भी काफ़ी योगदान है ये कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। किसान भाइयों बहनों, हमारे साथ हैं कर्नाटक से एक किसान जिन्हें अवार्ड मिला है मिट्टी और पानी के संरक्षण के लिए। आइए जानते हैं उनसे उनके बारे में। ನಮಗೆ ಹಿರಿಯರ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಮಣ್ಣು ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 2006ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು। 2013ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ICARದವರು ಜಗಜೀವರಾಮ್ ಅಭಿನವ ಕಿಸಾನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕದ ನನಗೆ ಭಾಳ ಆನಂದ ಆಗ್ಯದ। ಮುಂದೆ ನಾನು ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತೀನಿ। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ। किसान भाइयों बहनों, हमारे साथ हैं श्री पूर्णा चंद्रा मोहते और ये हैं उड़ीसा से। इन्होंने काम किया है कम से कम समय में अधिकतम ऐसे फर्टिलाइज़र हम कैसे बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं इनको ये अवार्ड किस लिए मिला है और इन्होंने क्या काम किया है। मेरे एक्सपीरियंस निकला है कि 48 आवर्स में आपका घर में जो गाय भैंस जो जितनी गृहपालित पशु है उसका जो यूरिन है इसको और इसका जो वर्ज्य वस्तु परित्याग करता है इसको एक डब्बा में क्लीन डब्बा में क्लोज करके रख के बंद कर दीजिए। 48 आवर्स के बाद इसको आप देखेंगे वो एकदम सॉइल्ड हो जाएगा। उसको लेके आप यूज करेंगे तो बायो फर्टिलाइजर से ज़्यादा काम करेंगे। और दूसरा बात है जो आजकल ग्रीन हाउस होता है, इससे बहुत कमती में ग्रीन हाउस हो सकता है। वो दो चीज़ें हमने निकला। ग्रीन हाउस आप जो करते हैं वो ग्रीन हाउस आप स्टील में करते हैं और उसमें जो कवर करता है इसमें कॉस्टली टीन देता है या और प्लास्टिक कवर देता है, कुछ देता है, वो लीव में हो सकता है, बैम्बो में हो सकता है। और इसलिए ये दो चीज़, और मैंने खुद फार्मिंग करके चलता हूँ और फार्मर को ट्रेनिंग देता हूँ, इसलिए मुझे जगत जीवन राम अवार्ड आज मिला है। किसान भाइयों, हमारे साथ हैं नंदलाल जी जो है चित्तौड़ राजस्थान से, और इन्हें पुरस्कार मिला है समन्वित खेती के लिए। तो आइए जानते हैं इनसे इनके बारे में। ये जो पुरस्कार मिला समन्वित खेती प्रणाली के अंदर, यानी कि किसान भाई सभी अपने आजकल जोत छोटी होती जा रही है, इस छोटी जोत पर अधिक पैदावार कम स्रोत से कैसे प्राप्त करें, उस हिसाब से हमने हमारे फार्म को डेवलप किया है। और हमारे फार्म पर एक दूसरी खेती से रिलेटेड गतिविधियां हैं जो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं, वो सारी की सारी वहाँ अवेलेबल है। जैसे कि डेयरी से हमने जुड़ी हुई गतिविधि वर्मी कंपोस्ट, बायोगैस, देन गोदाम, पॉली हाउसेज, ग्रीन हाउस, मिनी स्प्रिंकलर, इरिगेशन सिस्टम के लिए ड्रिप सिस्टम्स,
एंड देन बगीचा, सारी चीज़ हमने एक ही जगह स्थापित कर रखी है, इससे कि जो खर्चा आता है वो खर्चा कम आता है और इनकम ज़्यादा हो सकती है। इस तरीके से आप सभी किसान भाई भी ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। हमारे साथ हैं कट्टा रामकृष्णा जी और ये हैं आंध्र प्रदेश से। आइए जानते हैं इनको ये अवार्ड किस लिए मिला है। ఈ అవార్డు రావడానికి నేను చేసిన కొన్ని మంచి పనులు దీనికి కారణం. నేను పత్తిలో హై డెన్సిటీ అనేది ఒక కొత్త పద్ధతిని కనిపెట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్లో మొట్టమొదటిసారిగా హై డెన్సిటీ వేయటం జరిగింది. హై డెన్సిటీలో ఎకరానికి 16,000 మొక్కలు నాటడం వలన ఎకరానికి 25 క్వింటాల నుంచి 30 క్వింటాలు కాటన్ పత్తి దిగుబడి ఎక్కువగా వస్తుంది. అందువలన ఆ పద్ధతిని చూసి తోటి రైతులు ఇన్స్పైర్ అయ్యి మా ప్రకాశం జిల్లాలో దాదాపు ఇప్పుడు ప్రతి రైతు కూడా 10,000 కంటే ఎక్కువ మొక్కలు పెంచి పత్తిలో దిగుబడులు పెంచుకోవడం జరుగుతుంది. ఇక భూమిలో మనం రాను ఈ భాస్వరం ఎరువులు అధికంగా వేయటం వల్ల మైక్రోన్యూట్రియన్స్ లోపాలు వస్తున్నాయి. ఆ లోపాలను సవరించి మనము వ్యవసాయం చేస్తే బాగుంటుంది అని తోటి ప్రజలకు, గ్రామస్తులకు అందరికీ చెప్పి వాళ్ళ చేత కూడా చేపించినందుకు మా ప్రాంతంలోని వ్యవసాయ శాఖ వారు అందరూ వచ్చి మా పొలాలు చూడటం జరిగింది. ఇక కొత్తగా మన భూమిలో పనికిరాని చెత్త చెదారం అంతా భూమిలోనే కలిపేయటం వలన భూమిలోకి మనకు ఖర్చు కానీ ఎరువులు లభిస్తున్నవి. ఆ ఎరువుల వలన ఎంతో కొంత రైతుకి ఉపయోగపడుతుంది. అందువలన నాకు ఈ అవార్డు ఇవ్వటం జరిగింది. हमारे साथ हैं हिमाचल प्रदेश के एक किसान और जिनको पुरस्कार मिला है। आइए जानते हैं उनकी प्रतिक्रियाएं। खेती बाड़ी के अलावा मैं मशरूम का काम भी करता हूँ और कीड़ा पालन भी करता हूँ रेशम का। मैंने जो कमीज पहन रखी है घर में खुद तैयार करता हूँ। अंडा, लार्वा, पीपा और धागा पूरा इसका काम करता हूँ और बड़ा आभारी हूँ कृषि दर्शन का। डेली सुबह में 6 बजे कृषि दर्शन ने मुझे प्रेरित किया इस काम के लिए। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। पहले फौज में सर्विस की है और उसके बाद आकर के खेती बाड़ी में हर एक काम कर रहा हूँ। दूरदर्शन ने ही मुझे उत्साहित किया और आज इन्हीं की कृपा से मुझे 50,000 का जगजीवन राम अवार्ड भी मिला। सारा श्रेय कृषि दर्शन की टीम को देता हूँ। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश से राजपाल सिंह और इनको मिला है अभिनव कृषि पुरस्कार। आइए जानते हैं इनसे इनकी उपलब्धियों के बारे में। बहुत बहुत बधाई सर। बिल्कुल, धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो ICAR का धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथियों, मुझे जगजीवन राम अभिनव कृषि पुरस्कार मिला है। मैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले के एक गांव, छोटा सा गांव है जगता गुजर, उसका रहने वाला हूँ। हम लोग गन्ना, धान और गेहूँ की खेती करते थे। उससे ऊपर उठ के परंपरागत खेती से मैंने बागवानी की तरफ रुख किया और सबसे पहले पीच बेस्ड सिस्टम मैंने बनाया जिसमें आड़ू और सब्जी आधारित एक फसल चक्र था। उसी के बीच में हमने लीची का प्लांटेशन किया था और जिससे हमें पूरे देश के अंदर प्रसिद्धि मिली और ये मॉडल बहुत बहुत दूर तक सराहा गया और लोगों के द्वारा इसको अपनाया गया। आज की तारीख में हम लोग केवल बागवानी आधारित खेती कर रहे हैं जिसमें कि लीची और अमरूद मुख्य हैं और लीची अमरूद के ही अपने अभिनव प्रयोग जो हमने किया है उसमें, उसके लिए ही हमें ये जगजीवन राम अभिनव पुरस्कार मिला है। हमारे साथ हैं अंडमान से लक्ष्मण दास जी। लक्ष्मण दास जी, आपको बहुत बहुत बधाई, आपको ये अवार्ड मिला। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये अवार्ड पाके आपको कैसा लग रहा है और ये अवार्ड आपको किस क्षेत्र में और किस लिए दिया गया। मैडम, मैं तो सबसे पहले KVK ICAR को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं अंडमान का इतना बैकवर्ड एरिया में रहता हूँ, फिर भी आज मैं यहाँ तक पहुँचा कैरी वाला के सहायता से और एग्रीकल्चर का तरफ से मदद मिला करके हम आज यहाँ तक पहुँचा। मैं धान, दाल, फिर स्पाइसिस, आर्कनट, कोकोनट, इसके अलावा फिशिकल्चर, फिश ब्रीडिंग, फिर एपीकल्चर, स्टिंगलेस बी जो है वो भी करता हूँ। इसके साथ साथ गोट्री है, मेरा पोल्ट्री है जो लोकल करता हूँ और जितना भी मतलब मेरा पड़ोसी है, फार्मर है, उनको भी ट्रेनिंग, कभी कभी ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, वहाँ में जाके मैं सुझाव भी देता हूँ। उन लोग भी आके हमसे सुझाव लेता है और हम इतना दूर से हूँ, आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। इसलिए और मुझे 2012-13 में स्टेट लेवल का भी फर्स्ट प्राइज़ मिला ITF में पोडलर से। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि क्षेत्र की विभिन्न शाखाओं को पल्लवित करने के लिए ये पुरस्कार प्रदान करती है और साथ ही लोगों को देती है एक उत्साह, ताकि हम नई से नई मंजिल की ओर बढ़ते जाएं और कृषि को समृद्ध कर सकें।
तो किसान भाई बहनों, कृषि दर्शन का अंक यहीं समाप्त होता है। कल फिर हाजिर होंगे कृषि से जुड़ी हुई नई जानकारियों के साथ, एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।